तो कल तक हम लोगों ने देखा कि राम प्रसाद आधी रात में प्याज काट रहा था। मुझे पहले पहले तो ये बात बहुत ही नॉर्मल सी लगी, कोई भी देखेगा तो बहुत ही नॉर्मल समझेगा इसको। फिर मैंने नोटिस किया कि राम प्रसाद कुछ दिनों से हमारे साथ खाना नहीं खा रहा था। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना देता कि भूख नहीं है, खा चुका हूँ। फिर अगली शाम मैंने क्या देखा कि राम प्रसाद कहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा इसका पीछा करते हैं। वो रास्ते में पलट पलट कर देख रहा था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं बार बार छुप रहा था। उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। राम प्रसाद मस्जिद में गया और उसके मस्जिद में जाते ही मुझे सारी कहानी समझ में आ गई कि ये राम प्रसाद रोज़े रख रहा है और रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं भाग कर घर गया और चौकीदार राम बहादुर को जाकर सारी बात बताई कि इस राम प्रसाद ने घर में नौकरी पाने के लिए अपना नाम राम प्रसाद रखा है, ये मुस्लिम है और इस घर में ऐसे काम तो नहीं मिल सकता, फैमिली बैकग्राउंड जानना पड़ता है और इसमें किसने मदद की ये मैं सब जानता हूँ। राम बहादुर, तुमने मदद की है। और ऐसा सब होने के बाद में राम प्रसाद को काम से निकाल दिया गया और मुझे ड्राइवर नंबर 1 बना दिया गया। ऐसे मुझे मौका मिला दिल्ली जाने का, अशोक सर, मुकेश सर और पिंकी मैडम के साथ में। और यहाँ से शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी का दिल्ली वाला चैप्टर। अब मेरे लिए इस शहर में आने के बाद पहला चैलेंज था घरों को ढूंढना, गलियाँ याद रखना, क्योंकि ये गांव जैसी गलियाँ नहीं थी। यहाँ पर गलियों को याद रखना बहुत ज़रूरी था। ये लाइफ मेरे हिसाब से एक कंपटीशन है जिसमें मुझे सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। इस आगे बढ़ने की भूख में मैं इंसानियत को भी भूल गया। पता नहीं राम प्रसाद क्या करेगा अब। एक पल के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन सिर्फ एक ही पल के लिए बुरा लगा। अब दिल्ली आने के बाद दिल्ली जैसी सिटी मैंने आज तक नहीं देखी थी। यहाँ पर अमीर लोग साउथ दिल्ली में रहते थे। यहाँ का नंबर सिस्टम बड़ा अजीब था। घर ढूंढना इतना मुश्किल था कि पिंकी मैडम मुझ पर चिल्लाने लगी कि इस गांव वाले को कुछ नहीं आता, दिमाग खराब करके रख दिया है, सबसे बड़ी गलती थी हमें यहाँ पर लेके आना इसका। लेकिन अशोक सर बोले, क्यों इस बेचारे पर चिल्ला रही हो, ये भी पहली बार यहाँ पर आया है हमारी तरह। अशोक सर हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करते, जो मुकेश सर और पिंकी मैडम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुकेश सर भी हमारे साथ में थे, वो भी मुझ पर चिल्लाते रहते। वो सब कुछ संभालते थे। अशोक सर को बहुत कुछ सीखना था क्योंकि वो अमेरिका से आए थे, यहाँ का सिस्टम नहीं जानते थे, मिनिस्टर से बात करना नहीं जानते थे। अशोक सर मुझे ये बोलकर बचाते कि ये हमारे ही गांव का है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, पैसे का मामला है भैया। अब मैं अशोक सर और पिंकी मैडम को लेके गया मॉल में। मॉल के बाहर मैंने गाड़ी खड़ी की, दूसरे ड्राइवर्स के साथ में मैं खड़ा हो गया। तो वो ड्राइवर्स मुझसे पूछने लगे, कितना दे देते हैं तुझे ये लोग? इतना दे देते हैं कि मैं खुश हूँ। अच्छा, बताना नहीं चाहता, लॉयल सर्वेंट। अच्छा, दिल्ली में कैसा लग रहा है? वो लोग मुझसे पूछने लगे। अच्छी है दिल्ली आपकी। इनमें एक ही ड्राइवर था जो दिखने में बहुत ही भद्दा सा दिखता था। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वो मुझे दिल्ली में रहने के लिए टिप्स देने लगा। वैसे तुम्हारा मालिक करता क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा बेटा, बताना नहीं चाहता। पता चला इस आदमी का मालिक हमारे पास में ही रहता है, तो ये मेरा पड़ोसी ड्राइवर ही था। बोला, अगर तेरे मालिक को कुछ चाहिए हो तो बताना, अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी लड़की, हम सब दिलवाते हैं। नहीं नहीं, मेरे मालिक ऐसे नहीं हैं, वो बंद करो अपना। फिर मैंने उससे पूछा, ये जो लोग इसके अंदर गए, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? बोला, शॉपिंग मॉल बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पूछूं? बोला, पूछ पूछ। ये दिल्ली की लड़कियों के हाथ पैरों पर बाल नहीं होते क्या? हमारी गांव की लड़कियों के तो होते हैं। जिसे सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद पिंकी मैडम और अशोक सर आ गए। उनको लेकर मैं वापस अपार्टमेंट आ गया। अब जिस अपार्टमेंट में दिल्ली में यहाँ पर ये लोग रह रहे थे, अशोक सर, पिंकी मैडम और मुकेश सर, ये अपार्टमेंट धनबाद के घर की एक रसोई से भी बहुत छोटा था। मैं उनके अपार्टमेंट का सारा काम करके साइड में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जब तक मुकेश सर ने मुझे ये नहीं कहा कि जाओ, जब बुलाए तो वापस आ जाना, इधर उधर कहीं चले मत जाना। जी सर। वहाँ लोग मुझे छेड़ते रहते थे, दिल्ली के ड्राइवर्स। वो लोग मुझ पर हंसते थे क्योंकि मैं गांव से आया था और दिल्ली में कोई ड्राइवर की यूनिफॉर्म नहीं पहनता था जैसे कि मैं पहन के रखता था, तो इस बात पर भी वो मुझे छेड़ते। फिर मैंने पैंट शर्ट भी पहन ली। एक अलग से कमरे में जाकर सो गया जहाँ पर कोई भी सोना पसंद नहीं करता था। उस कमरे में कॉकरोच थे, लेकिन कम से कम
वो लोग मुझे यहाँ पर परेशान तो नहीं करेंगे। वहाँ पार्किंग लॉट में बैल लगी हुई थी, हम ड्राइवर्स के लिए लगी हुई थी। जिसके भी घर की बैल बजती वो ड्राइवर भाग कर जाता था। नहाने धोने के बाद मैं होंडा सिटी को ढंग से चमका देता था, अंदर से बाहर से। फिर मुझे सर ने बुलाया। दोनों भाई तैयार होकर हाथ में बैग लेकर खड़े थे। कार में बैठते ही मुकेश सर बोले, कांग्रेस हेडक्वार्टर चलो, याद है ना? जी सर। अब वहाँ पहुँचते ही वो लोग बोले, बलराम आधे घंटे में हम लोग आ जाएंगे, तुम यहीं पर इंतजार करो। लेकिन उनका आधा घंटा मतलब 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है। 2 घंटे बाद में वो लोग आए। फिर बोले प्रेसिडेंट हाउस चलो। फिर मैं चल दिया। अब वहाँ से आते आते रात हो गई। ये लोग किसी मिनिस्टर को रिश्वत खिलाकर आ रहे थे। कार से निकलते वक्त मुकेश सर का 1 रुपए का सिक्का कहीं गिर गया नीचे। बोले बलराम ढूंढो। लेकिन मुझे वो नहीं मिला। काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद भी मैं बोला, सर नहीं मिल रहा है। चोरी मत करना, ढंग से ढूंढो, वो सिक्का मुझे चाहिए ही चाहिए। कैसा इंसान है ये, इतने पैसे की रिश्वत खिलाकर आ रहा है और यहाँ पर 1 रुपए के लिए रो रहा है। मुझे वो सिक्का नहीं मिला। आखिर मैंने अपनी जेब में से 1 रुपया निकाला और दिया। मुकेश सर मिल गया। हाँ देखा, मिल गया ना, ढंग से ढूंढो तो भगवान भी मिलता है। अब इसके बाद अच्छी बात ये हुई कि मुकेश सर अगले दिन धनबाद वापस जा रहे थे। मतलब यहाँ पर पिंकी मैडम और अशोक सर अकेले रहेंगे और मैं यहाँ पे रहूँगा उनके साथ में, जो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। मुकेश सर ज़्यादा ही परेशान करते हैं। मैं मुकेश सर को छोड़ने गया, साथ में अशोक सर भी बैठे हुए थे। तब मुकेश सर बोले, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ध्यान ना रखो, सुन रहे हो अशोक? लेकिन अशोक सर मोबाइल चला रहे थे। मुकेश सर की बातों पर उनका ध्यान नहीं था। फिर मुकेश सर मुझसे बोले, ये जो पुतले तू देख रहा है ना बलराम, ये पुतले नहीं हैं। इन पुतलों की आंखों में कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर तूने जो कुछ भी गलत किया पुलिस पकड़ लेगी, समझ में आया? जी सर। अगर कार में अशोक और पिंकी ना रहे तो एसी बंद कर देना। जी सर। म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल मत चलाना। जी सर। और रोज शाम को मीटर चेक करवा देना। जी सर। अशोक तुम सुन रहे हो? फोन बंद करो अपना। रुको भैया, सब सुन रहा हूँ। अरे वैसे भी अपने गांव का लड़का है, लक्ष्मणगढ़ का है, कुछ नहीं करेगा। तो अब ये आदमी जो फोन में घुसा हुआ है, जिसको बाहरी दुनिया की कोई समझ नहीं है, ये आदमी मेरा अगला मालिक होने वाला है। अब रात को 8 बजे मैं इन दोनों को लेने के लिए, पिंकी मैडम और अशोक सर को लेने के लिए इनके अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी लेकर के गया। तो मैंने क्या देखा, पिंकी मैडम छोटी छोटी ड्रेस पहने खड़ी हुई थी। कमाल है, मुकेश भैया के जाने के बाद तो इनके रंग ही बदल गए। अब वैसे किसी दूसरी लड़की को ऐसी छोटी ड्रेस में देखना मेरे लिए नॉर्मल था। दिल्ली में जब से आया था तब से देख ही रहा था। दिल्ली में लड़कियों की ऐसे छोटी ड्रेस पहनना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। लेकिन अपनी मालकिन को ऐसी ड्रेस में देखना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं इनको देवी देवता मानता था अपना। कार चलाते वक्त मैं बार बार उनसे अपनी नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं देख सकता था। पीछे देखने वाले कांच में ये लोग आपस में झगड़ रहे थे। किसी ने मुझे बताया नहीं कि मुझे जाना कहाँ है इन दोनों में से। मैंने पूछा, सर मॉल में जाना है? तो पिंकी मैडम हंस पड़ी, अरे बुद्धू, मॉल नहीं मॉल। चलो कम से कम मेरी वजह से इन दोनों की लड़ाई तो ख़त्म हो गई। फिर ये लोग गए अंदर और मैं वहीं कार के पास खड़ा था, इन लोगों को देख रहा था और बाकी ड्राइवर्स के साथ में खड़ा हुआ था। तभी हमने क्या देखा, एक आदमी जिसका हुलिया बहुत ख़राब था, वो शॉपिंग मॉल में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड्स उसको बाहर से धक्का दे रहे थे। वो कोशिश कर रहा था लेकिन धक्का दे रहे थे, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब ये चीज़ किसी और ने नोटिस की हो ना की हो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की। हमारे जो मालिक थे अशोक सर, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे, लंबे चौड़े आदमी थे। मुझे भी उनकी जैसी टी शर्ट चाहिए थी जो वो अभी खरीद के आए थे। 1 महीने बाद मैंने अपनी सैलरी मांगी अशोक सर से, तो उन्होंने अपनी जेब में से 6 500 के नोट निकाले और टेबल पर रख दिए। बोले, घर पैसे भेजोगे ना बलराम? जी सर, कुछ अपने लिए खर्चे के लिए निकालूंगा, बाकी घर पे ही भेजूंगा। फिर इसके बाद मैंने फटाफट एक सस्ती वाली विस्की खरीदी और पूरी गटक गया। अगले दिन सुबह उठा तो सर में दर्द हो रहा था। मैं गया पिंकी मैडम के लिए चाय बनाने के लिए। उन्होंने बोला कोई अलग टाइप की बनाओ। मुंह में पान चबाता चबाता गया। मैं गया अंदर रसोई में, तो उन्होंने नोटिस किया कि मेरे दांत कितने गंदे हैं। वो चिल्ला के बोली, बाहर निकलो मेरी रसोई से, नहाए भी हो कि नहीं, निकलो बाहर। मेरे किचन को गंदा कर दिया, स्मेल आ रही है तुम में से, नहा के आओ पहले। उस दिन सर पहली बार मैंने खुद को शीशे में देखा। इतनी इंसल्ट होने के बाद में
कि वाकई मेरी शक्ल कितनी गंदी दिखाई दे रही थी। मार्केट में जाकर सबसे पहले मैंने एक टूथपेस्ट खरीदा, ब्रश खरीदा, दुकान में जाकर के टी शर्ट खरीदी जैसी अशोक सर ने पहनी थी। फिर उसके बाद जूते वाली दुकान से चमचमाते हुए जूते खरीदे, क्योंकि मैं सोचने लगा था कि हम लोगों को कोई इंसान की तरह रहना क्यों नहीं सिखाता, हम गरीब लोगों को साफ सफाई की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझाई जाती। ये सब मुझे सुनने के बाद में समझ में आया। इसके बाद मैं पिंकी मैडम को जब मॉल लेके जा रहा था तो नीचे मेरी ड्राइवर सीट के नीचे एक थैली थी जिसमें मेरे टी शर्ट, जूते, ये सब सामान पड़ा हुआ था। और आज तो मैंने फैसला कर लिया था मैं भी इस मॉल के अंदर जाके रहूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है। जैसे ही पिंकी मैडम अंदर गई, पीछे से मैंने अपनी शर्ट उतारी, टी शर्ट पहन ली, जूते पहने और गेट के पास गया। डर लग रहा था गार्ड्स रोकेंगे रोकेंगे, ये सोचकर मैं फिर से कार में आ गया। फिर से हिम्मत की, वापस आया कि नहीं मुझे करना ही है। अब डर डर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा कि रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे, लेकिन कमाल हो गया, किसी ने नहीं रोका। अंदर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि ये ड्राइवर है या कुछ और है। मैं अंदर गया, पहली बार मैंने मॉल को अंदर से देखा था, अंदर का सीन देखा था। वहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ थी जो ऊपर लेके जा रही थी, खुद ब खुद चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। चमचमाती हुई दुकानें, अलग अलग अतरंगी लोग, वो देखकर मैं फिर भागकर, मेरे को डर लगा और मैं बाहर आ गया। वापस आने में भी डर लग रहा था कि कहीं अब मुझे गार्ड्स ना पकड़ लें, लेकिन मैं बाहर आ गया और भागकर कार में आया, वापस टी शर्ट उतारी, शर्ट पहनी और वापस अपने ड्राइवर वाले होलिये में आ गया। सर उस दिन मुझे ना कपड़ों की इम्पोर्टेंस पता लगी कि कपड़ों की इम्पोर्टेंस लोगों से ज़्यादा है। यहाँ लोग जैसे कपड़ों में इंसान को देखते हैं वही इज्जत देते हैं। ये मुझे उस दिन समझ में आया। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।